Hey guys, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News Discussion. The date today is 26th of March 2026 and आज के सेशन में हम लोग APSC एज वेल एज UPSC पर्सपेक्टिव में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, इसके रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है क्योंकि अभी आपको पता ही चल रहा है दैट वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहीं ना कहीं ईरान ने चोक कर दिया है और सिर्फ उन्हीं नेशंस को अलाउ कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए, जो क्या ईरान के फ्रेंडली नेशंस है जिसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इराक, ये सब सारे नेशंस को। तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है और आप इंडिया में भी कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे दैट अभी गैस सिलेंडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड वे में भेजा जा रहा है ना। तो इसीलिए ये आर्टिकल आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसको आप GS पेपर 3 के इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी इन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं ना। यह बोला जा रहा है दैट वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन सा है? ये वाला जोन, राइट। स्ट्रेट्स क्या होता है ना, यूजुअली जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना, एक छोटा सा वाटर बॉडी का पैसेज, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट्स, राइट। जैसे पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन से कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो क्या प्रेजेंट है दो कंट्रीज के बीच में। टेक्निकली यहाँ पर है ओमन और इस रीजन में है इराक। तो ईरान और ओमन के बीच का जो स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको संभालता कौन है, इसमें जुरिडिक्शन किसका है? दोनों देशों का, ईरान एज वेल एज ओमन, राइट। नाउ इंडिया, क्योंकि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, यस इंडिया इसके लिए वल्नरेबल तो होगा भले ही ईरान अलाउ करे तो। बट ईरान, सोचो ना, इंडिया क्या सिर्फ ईरान के ऊपर निर्भर करता था क्या? नो, सऊदी से भी हम लोग ले आते थे, इराक से भी हम लोग इंपोर्ट करते थे, राइट। सो बट अभी तो लड़ाई की झगड़ा के कारण क्या हुआ ना, ईरान तो उस रीजन्स में बमबारी कर दिया, तो टेक्निकली ऑयल का जो अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड मार्केट में वो धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट करंटली अगर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लीजिएगा इंडिया का, वो 64% है और ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है ना। सवाल होता है दैट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या? देखो, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो क्या कोई भी देश अपने देश में बनाता है। क्यों? इस टाइप के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस से लड़ने के लिए। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं हुआ ना कोई देश में, तो कल को अगर इस टाइप का फिर से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया, राइट, तो हमारे पास एक बफर तो था ना इंडिया के पास। इंडिया देखो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोगों को तो अपने दिनचर्या के लिए पेट्रोल्स चाहिए ही, राइट। तो वही बोला गया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉक पाइल होता है ऑफ द क्रूड ऑयल, जो क्या कोई भी कंट्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर बाई चांस जैसे लड़ाई में सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया, राइट, इस ट्रिप को हैंडल करने के लिए प्रॉपर्ली, जिससे प्राइसेस अचानक से ऊपर नीचे ना चले जाए, फ्लक्चुएट ना करे, उस टाइप के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को, राइट। मतलब आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को ऐसे सोचिएगा दैट ये एक बैकअप टैंक है फॉर एनी नेशन फॉर दैट मैटर। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो क्या एग्जिस्टिंग है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या आने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में बनेंगे। एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, दैट इज कर्नाटका के मैंगलोर में और कर्नाटका के पादूर रीजन में, राइट। सो यू कैन सी दैट ये जो येलो में बना हुआ है ना, देखो ये पादूर, मैंगलोर, राइट, विशाखापट्टनम, इन रीजन्स में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए। बट फ्यूचर में और भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। कहाँ कहाँ? एक है उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीखोल में किया जा रहा है, और कर्नाटका के पादूर में सेकेंड और भी एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आई पर्सनली बिलीव दैट यस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहां से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज एक्सट्रीमली, इसलिए मैं 5 स्टार यहां पे मार दे रहा हूं, राइट, दैट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, इंडिया में कहां कहां स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ
एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मैंने बोला विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। सवाल ये होता है दैट इनको रेगुलेट कौन करता है? क्या इनको मोदी जी खुद जाके करते हैं या हेमंत बिश्व शर्मा खुद जाके करते हैं? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए एक नोडल एजेंसी बना हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उस एजेंसी का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ना ये क्या करती है दैट हमारे जो देश में इन रीजन्स है ना, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पादुर, अभी जो उड़ीसा में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उड़ीसा और कर्नाटका में, तो यहाँ पे बेसिकली अंडरग्राउंड रॉक्स के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, राइट, और उनमें रखा जाता है हमारा टेक्निकली इस टाइप के क्रूड्स को, राइट, जो क्या अगर कोई अटैक हो गया या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया उससे अपने आप को सेफ गार्ड कर सके ना। इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड पॉइंट भी बताए गए हैं दैट फ्यूचर में हम लोग को ऐसे क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के इसको और भी इन्हांस कर सके। तो वही बोला गया है, देखो अभी जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना, वो उसको हम लोग को और भी एक्सपैंड करना पड़ेगा जिससे क्या हम लोग 90 डे के बेंचमार्क को अटेन कर पाए। अभी जो है इससे भी कम बेंचमार्क है, मतलब अभी ऐसा हो गया ना, अगर सोचो 90 डेज मतलब 3 महीना अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या हम लोग अपने देश का ही पेट्रोलियम को यूज करके रह सकते हैं क्या? तो वो हुआ 90 डेज का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी बोलती है दैट हाँ इतना तो होना ही चाहिए कोई भी देश के लिए, बट वो इंडिया में अभी भी नहीं है, तो हम लोग को अटेंड करना पड़ेगा। फेज 2 वाले प्रोजेक्ट्स को और भी फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, फेज 1 क्या होता है? देखो ये जो है ना, फेज 1 में ये सारे बनाए गए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, दीज आर द वन व्हिच आर मेज्ड इन फेज 1 वाला एस्पेक्ट, राइट। बट फेज 2 में अभी हम लोग उड़ीसा और पादुर कर्नाटक में जो बना रहे हैं ना, दीज विल बी फेज 2, ठीक है। सो वही बोला गया दैट फेज 2 के प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करें। इन्हांस करना पड़ेगा हमको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को, इंप्रूव करना पड़ेगा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अभी जो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस डिपेंडेंसी है ना इन पेट्रोलियम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिन्यूएबल्स एंड बायोफ्यूल्स में हम लोग को धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ग्लोबल एनर्जी पार्टनरशिप को भी, राइट। सो इसके बेसिस पे व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, उसके बेसिस पे ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा दैट कौन सा आंसर इसमें सही है। मूविंग ऑन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाज देयर इन न्यूज। इसको आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है और इसमें पता है शॉकिंग चीज है दैट परसीव्ड जो ट्रांसपेरेंसी है ना दुनिया भर में, दैट इज जो करप्शन होता था। देखो करप्शन को रोकने के लिए हम लोग को ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट, बट वो ट्रांसपेरेंसी उल्टा दुनिया भर में डिक्लाइन होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इंडिया का जो अनचेंज्ड स्कोर है डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स अ गवर्नेंस परफॉर्मेंस पैराडॉक्स। मतलब इंडिया देखो इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो करने का मतलब क्या, हम लोग शायद ऐसा लग रहा होगा दैट करप्शन शायद डिक्रीज हो रहा होगा, नहीं, वही तो बोला गया है ना दैट इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है, अनडाउटेडली गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रेंथेंड हो रहा है, राइट, बट जो ग्राउंड लेवल में करप्शन के रिलेटेड परफॉर्मेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं आ रही है, दैट इज व्हाट बीइंग सेड। तो आज के इस आर्टिकल में बहुत होलिस्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे करप्शन को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता क्या है? यस, ये एक परसीव्ड पब्लिक सेक्टर करप्शन है, ध्यान से देखना, परसीव्ड है, ये एक्चुअल करप्शन को नहीं मेजर करता है। एक्चुअल करप्शन को मेजर कर पाइएगा क्या आप? नहीं, राइट। तो यही बोला गया ये एक ऐसा ग्लोबल इंडेक्स है जो क्या परसीव्ड, मतलब जब लोगों का मानना है दैट हाँ इतना करप्शन हो रहा है। अच्छा, लोग मानते कैसे हैं? ऑफ कोर्स मेरे को अगर करप्शन दिखेगा तो ही तो मैं मानूंगा, राइट। सो वही बोला गया दैट ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इट इज बेस्ड ऑन 13 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेज जिसमें सर्वेज, एक्सपर्ट असेसमेंट्स भी लाई करते हैं, राइट। नाउ ये जो इंडेक्स है ना इसका 0 से लेकर 100 तक का वैल्यू है, जिसमें 0 अगर कोई देश को मिले वो देश हाईली करप्ट है, एक्सट्रीमली करप्ट है, जैसे सोमालिया, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो डार्क रेड में बना हुआ है ना, वो सारे जो कंट्रीज है दे आर हाईली करप्ट, राइट। तो बट जो 100 जिसका परसेप्शन है वो रिस्पेक्टिवली लीस्ट करप्ट है, जैसे ये देखो आप ये सब कंट्रीज जैसे स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्री, न्यूजीलैंड, ये सब लीस्ट करप्ट में आता है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है ना,
वही, राइट। सो वही बोला गया दैट ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये एक मेजर है परसेप्शन का, नाम ही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन। ये ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट एन एक्चुअल करप्शन लेवल है, नो एक्चुअल करप्शन लेवल को तो मेजर करना मुश्किल है ना, राइट। तो वही बोला गया ग्लोबल ट्रेंड अगर देख लीजिएगा, ग्लोबल का एवरेज स्कोर कितना है 42, और ध्यान से देखिएगा इन अ डिकेड पहली बार डिक्लाइन हुआ है ये, बार बार सब समय बढ़ ही रहा था ये, राइट। जिसमें बोला गया आउट ऑफ 182 कंट्रीज 122 कंट्रीज तो ऐसे जिनका जो ये वैल्यू है ना ये 50 से कम है, और सिर्फ 5 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से अबव है, और पहले ये 12 हुआ करता था, बट आज कितना है सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्री। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये तो इंडिकेशन यही कर रहा है ना तो दुनिया भर में करप्शन बढ़ रहा है। अच्छा, इंडिया का परफॉर्मेंस देख लीजिएगा तो देखो इंडिया भी 50 से कम ही है, इंडिया का भी स्कोर कितना है 39, विच इज नॉट एट ऑल गुड, और रैंक कितना है आउट ऑफ 182 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 91। मतलब वही बोला गया दैट डिस्पाइट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया का जो एंटी करप्शन प्रोग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं स्लो है। तो सवाल होता है क्या इंडिया एक्चुअली में इतना घटिया परफॉर्मेंस कर रही है क्या हम लोगों ने कुछ अभी तक नहीं किया? अच्छा, वो तब तो डिस्कस करेंगे दैट क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने किया, बट एक छोटा सा यहाँ पे डेटा मैं जरूर से आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा दैट दुनिया भर में दैट अगर करप्शन हो रहा है ना इसके कारण ग्लोबल जीडीपी को 5% दैट इज $2.6 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है, और इंडिया की अगर बात करें इंडिया के जीडीपी का 0.5% जीडीपी तो ड्यू टू करप्शन लॉस हो रहा है, राइट। सो वही बोला गया दैट इसका इंपैक्ट एरियाज क्या क्या है। अगर आपके पास कम जीडीपी है तो आप इन्वेस्टमेंट कम कर पाओगे, राइट। इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पब्लिक जो ट्रस्ट है ना वो भी डिक्रीज होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सवाल हो रहा है दैट इंडिया ने अभी तक क्या क्या ऐसा किया, क्या इंडिया कुछ नहीं कर रही है कि करप्शन को कंसर्न करने के लिए, क्या क्या कर रही है और किस किस में हम लोग अचीवमेंट मिला है। देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए दैट कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट जो ट्रांसफर्स है, जैसे पहले सरकार से पैसे आते थे ना लोगों के बेनिफिट के लिए, तो सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी ना तो लोगों को कितने मिलते थे, मुश्किल से ₹1.50 ऐसे मिलते थे। मतलब बीच में 99 रुपीज़ जो है उसका घपला हो जाता था, करप्शन हो जाता था। बट आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट 100 रुपये अगर भेजती है तो लोगों को कितने रुपए मिल रहे हैं, सीधा 100 रुपया मिल रहा है। समझ लो बात। डिजिटल पेमेंट का कहीं ना कहीं हम लोग को ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलती है दैट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। अगर देख लोगे मार्च से सितंबर में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, लोगों का क्या मैं बोलूं, आप ही अगर दुकान में जाते हो तो आप वॉलेट से कैश देते हो या पैसे दे या यूपीआई करते होगे, बताओ तो, है ना, गूगल पे ही करते होगे, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ दैट बहुत सारे ऐसे भी है जो क्या पेमेंट कैश में भी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन बट यस दीज थिंग्स आर चेंजिंग। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है दैट कहीं ना कहीं हमारे देश में कैश डिक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब जो इनफॉर्मल करप्शन था वो लेकिन कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। हाँ, कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, बट अभी भी बोला जा रहा है लार्जर लेवल में करप्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया ऐसा क्या क्या करना चाहिए दैट ये करप्शन परसेप्शन जो है और भी रिड्यूस हो, देश में करप्शन और भी कम हो। तो वही बोला गया दैट गवर्नमेंट को जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट, है ना। मतलब जो रेगुलेट करती है ना, कोई भी कुछ चीज़ हो गया सरकार से टीम चली जाएगी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने में, अब वो लोग करप्शन कर लेते हैं। अरे भाई देखो, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है ना चीज़ें, राइट, बट वही है दैट थोड़ा रेगुलेट को थोड़ा वो करना पड़ेगा, राइट, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को, राइट। जैसे विजिलेंस जो कमीशंस है, लोकपाल है, उनको थोड़ा ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपैंड करना पड़ेगा हमको डिजिटल गवर्नेंस टूल्स को, और प्रमोट करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, राइट। सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। विशल ब्लोअर्स जो होते हैं जो कि करप्शन के खिलाफ, सोचो अगर मैंने आवाज़ रेज कर दिया, कल को पॉलिटिकल पार्टी मुझे ही मरवा देगी, राइट। तो अगेन इस टाइप के लोग कौन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। इन लोगों को प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वही बोला गया है दैट दीज आर द वे फॉरवर्ड पॉइंट दैट कैन बी टेकन, राइट, जिससे क्या करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। सो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से लिखिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में इस पूरे वीडियो का पीडीएफ भी लिंक दिया रहेगा, वहां पे जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।